मिसाइल्स जो अपने साथ तबाही लाते हैं, गोला बारूद जो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, और एटम बॉम्ब का तो नाम सुनते ही इंसानियत लरज़ उठती है, फिर भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी तैयारी में अरबों डॉलर्स का सरमाया खर्च किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और एटम बॉम्ब का सीक्रेट क्या है और ये किस तरह काम करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। कई लोग ये समझते हैं कि हाइड्रोजन और एटम बॉम्ब बिल्कुल मुश्तरक होते हैं, और ये लोग सही भी हैं क्योंकि दोनों कीमियाई हथियार या न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। लेकिन इन दोनों के फ़र्क को समझने से पहले आपको इनके बुनियादी तसव्वुर को समझना होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब वो हथियार है जिसमें धमाके के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और ये एनर्जी एटम के मरकज़ में मौजूद हिस्से एटॉमिक न्यूक्लियाई में मौजूद होती है और न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर डिके के दौरान खारिज होती है। तो जब दोनों न्यूक्लियर हथियार हैं तो फिर फ़र्क कहाँ है? असल फ़र्क ये है कि ये फटते कैसे हैं। पहले हम एटॉमिक बॉम्ब के बारे में तज्जिया करते हैं। ये हथियार देखने में एक आम टॉर्पीडो की तरह होता है, लेकिन असल ख़तरा इसके अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए पहले एक ख़ास रिएक्शन का होना ज़रूरी है, हैवी न्यूक्लियाई को फिजन चेन रिएक्शन की मदद से तोड़ना। फिजन चेन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हैवी न्यूक्लियाई को दो या दो से ज़ायद छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, जिसके नतीजे में 3 न्यूट्रॉन्स भी उस हैवी न्यूक्लियाई से बच निकलते हैं और मज़ीद 3 हैवी न्यूक्लियाई को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस ना ख़त्म होने वाले अंदाज में फैलता रहता है। अब ये हैवी न्यूक्लियस क्या है, इसको समझ लेते हैं। दुनिया में कई ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनके न्यूक्लियस में कई प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, इसलिए उनका न्यूक्लियस हैवी कहलाता है। लेकिन यूरेनियम 235 इस काम के लिए सबसे कारआमद एलिमेंट है। इस यूरेनियम 235 की ख़ास मिकदार को एटम बॉम्ब के अंदर भर दिया जाता है, जिसे क्रिटिकल मास कहते हैं। जैसे ही ये क्रिटिकल मास बढ़ना शुरू हो, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर धमाके के लिए एक क्रिटिकल मास काफ़ी नहीं होता, इसलिए 4 से 5 क्रिटिकल मास तैयार किए जाते हैं, और इसको हासिल करने के कई तरीके हैं, जिसमें सबसे अहम है इम्प्लोसिव। इसको समझने के लिए एटम बॉम्ब को एक बॉल की शक्ल में तसव्वुर कर लें, जिसके अंदर तमाम ज़रूरी अज्जा मौजूद हैं, लेकिन अभी क्रिटिकल मास हासिल नहीं हुआ। इसको हासिल करने के लिए गाइडेड एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ऐसे समझ लें कि उस बॉल के ऊपरी सतह पर बारूद लगा दिया जाए और फिर उसको फेंका जाए तो क्रिटिकल मास हासिल हो जाएगा, जिससे क़यामत खेज़ धमाका होगा। अब आते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब की तरफ। इस तबाहकुन हथियार में थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बाइस एनर्जी खारिज होती है। थर्मो न्यूक्लियर फिजन वो रिएक्शन है जो सूरज और दीगर सितारों की सतह पे मुसलसल रूनुमा होते रहते हैं। इस रिएक्शन में 2 लाइट न्यूक्लियस जुड़ के एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, और इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है, और इसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का इस्तेमाल किया जाता है। इनके साथ दूसरे एलिमेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सबसे कारआमद है लिथियम हाइड्राइड। ये रिएक्शन खुद से शुरू नहीं होता, और इसको शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए इसमें जो डेटोनेटर इस्तेमाल किया जाता है वो है एटम बॉम्ब। जब ये डेटोनेटर ऑन होता है तो इतनी एनर्जी खारिज होती है, जिसकी वजह से थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में कहा जाता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं, मतलब अगर आप चाहें तो ऐसा बॉम्ब बना सकते हैं जो इस दुनिया से ज़िंदगी का निशान तक मिटा दे। अल्लाह से दुआ है कि किसी के दिमाग में ऐसा ख्याल ना आए। अब बात करते हैं इनके पावर की। न्यूक्लियर बॉम्ब के पावर का अंदाज़ा TNT की ताकत के मसावी होने से लगाया जाता है, क्योंकि TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन एक अच्छी तरह से पहचाना जाने वाला धमाका खेज़ मवाद है। न्यूक्लियर बॉम्ब के पावर का अंदाज़ा करने के लिए TNT की एक ख़ास मिकदार की ज़रूरत होती है, जो उतनी ही शिद्दत का धमाका कर सके, जिसको किलोटन्स और मेगाटन्स में नापा जाता है। इसको मुख्तलिफ बॉम्ब्स की मिसाल से समझते हैं। रशियन सार बॉम्बा, जो कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब टाइप का थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब है, 58.6 मेगा टन्स एनर्जी खारिज करता है। लिटिल बॉय एटम बॉम्ब, जो जापान के शहर हिरोशिमा पे गिराया गया था,
वो 13 से 18 किलोटन पावर रखता था, जबकि फैटमैन नामी एटम बॉम्ब उसके 3 दिन बाद जापान के ही शहर नागासाकी पर गिराया गया था 21 किलोटन पावर रखता था। और इनके नताइज से पूरी दुनिया वाकिफ है। सबसे पहले इतनी ज़्यादा एनर्जी खारिज होने के बायस शॉक वेव्स निकलती हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा भी होता है जो ना आँख से देखा जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है और ना ही महसूस किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ रेडिएशंस की। रेडिएशंस जो कि न्यूक्लियर धमाके के नतीजे में पैदा होती हैं, उसमें 3 खास किस्म की रेस शामिल होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेस, जो पूरी फ़िज़ा को आलूदा कर देती हैं। अल्फ़ा रेस इतनी नुकसानदेह नहीं होती, आपके जिस्म पे मौजूद कपड़े भी आपको इससे महफूज रख सकते हैं। बीटा रेस अल्फ़ा के मुकाबले में ख़तरनाक होती हैं और कई मीलों दूर तक असरअंदाज होती हैं, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं जो गैमा रेस के असर से आपको बचा सकें। ये जिस्म में दाखिल होकर उससे नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाती हैं, जिसके नतीजे में रेडिएशन सिकनेस, कैंसर और जीन म्यूटेशन तक हो सकती है। अब तक 9 ममालिक के पास न्यूक्लियर वॉर हेड मौजूद हैं और एक अंदाजे के मुताबिक इन तमाम बॉम्ब्स की तादाद 15,000 है। हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल होने वाले एटम बॉम्ब्स पुरानी टेक्नोलॉजी रखते थे और मौजूदा दौर के एटम बॉम्ब्स उनसे कई गुना ताकतवर हैं। और अगर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के तर्ज की कोई जंग आज की दुनिया में शुरू हो जाए, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये तमाम बॉम्ब्स यकसर चलाए जा सकते हैं, जो कि यकीनन हमारी दुनिया का इख्तिताम होगा। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं उर्दू जीनियस।